डोनाल्ड ट्रंप ने साफ-साफ ये बात दोहराई थी कि हम हर तरह से इसराइल को प्रोटेक्ट करेंगे, उसका डिफेंस करेंगे। और उन्होंने एक कोड वर्ड्स में ये बात भी बताई थी कि जब नेक्स्ट टाइम ईरान और यूएस की न्यूक्लियर टॉक्स होंगी तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. तो इजराइल है ना, क्योंकि वो बहुत आसानी से इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है जो ईरान है। तो ईरान को ये अपने गिरबान में भी देखना होगा, क्योंकि जो दुश्मन है वो तो दुश्मन है, वो तो कार्रवाई करेगा, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं। तो अब देखा जाए तो उनकी सारी जो बड़ी लीडरशिप है इसमें वो उड़ा दी। जैसे कि रशिया और चाइना है, उसने इस अटैक को ईरान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी वायलेशन करार दिया और उसने कहा कि जो ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वाजिद साहब, इससे आप क्या मतलब अखज़ करते हैं कि क्या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करेंगे द वे यूएस इज सपोर्टिंग इजराइल? देखिए, इनके अंदर में बहुत ममासलत है। आप एक चीज को देखेंगे, नेतन्याहू में और मोदी में बहुत ममासलत है, और दोनों के रजीम में, ठीक है ना, दोनों के एक्शंस में भी ममासलत है। तो ये किसी हद तक कहा जा सकता है कि ये दोनों बेसिकली रेशियल प्योरिटी पे बिलीव करते हैं। दोनों की सोच, थिंकिंग, इनका थॉट प्रोसेस एक है, ठीक है। Our dear brother president, Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, and we fully support Iran's right to have peaceful nuclear program. जिस तरह से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वेस्ट को तो एक आंख भी नहीं बताया, इसको वो इस्लामिक बॉम्ब जैसे नामों से पुकारते हैं। तो ईरान का एक बहाना है और उसमें पाकिस्तान निशाना है, क्योंकि जो रियल मिलिट्री माइट है इस सारे एरिया में। तो उसके अलावा पाकिस्तान के बाद कौन सा मुल्क रह जाएगा पीछे? अगर पाकिस्तान ईरान निशाना बनता है, पाकिस्तान निशाना बनता है, उसके बाद थोड़ा बहुत तरक्की रह जाएगा, जो वो तो वैसे ही नेटो मेंबर है ना। तो वैसे भी उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, अच्छी एक मिलिट्री माइट है, लेकिन वो इतना ज्यादा कुछ कर नहीं जब इन्होंने इराक पे अटैक किया था तो उस वक्त कहे थे कि जी उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, लेकिन वो बाद में क्या निकला, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। और इन्होंने खुद माना, टोनी ब्लेयर ने खुद माना कि वो हमारा फेक नैरेटिव था, ठीक है। इंडिया को ये टारगेट मिला था क्या पाकिस्तान को फिक्स करें, लेकिन पाकिस्तान ने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इजराइल को ये टारगेट मिला हुआ है कि आपने ईरान को फिक्स करना है, ठीक है जी। इसी तरह से यूक्रेन को ये टारगेट मिला था कि आपने रशिया को फिक्स करना है। अब रशिया ने उसको फिक्स कर दिया। अब देखते हैं, हाँ नहीं, मैच बनता है, उसकी वजह कि पीछे नेटो है, आप ये समझे। जो स्ट्रीट प्रेशर होता है ना, वो सबको फील होता है। वो जितने भी रजीम बैठे होते हैं ना, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं ना, वो कहाँ से ड्राइव करती हैं, ये जो पावर है वो स्ट्रीट पावर से आती है ना, वोट के जरिए। और इवन जहाँ पे किंगडमशिप्स भी होती हैं, वहाँ पे भी जो स्ट्रीट का प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज्यादा महसूस किया जाता है कि कहीं अपराइजिंग ही ना हो जाए। अब सऊदी अरेबिया को भी वो प्रेशर फील हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एएन व्लॉग्स। व्यूअर्स, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो एक बड़ी ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की जो वॉर चल रही है, उसके छोटे छोटे वॉर फ्रंट्स हैं जो कि मिडल ईस्ट में है, यूक्रेन रशिया में, और पाकिस्तान और इंडिया, और चाइना और इंडिया के दरमियान। तो उसमें से एक जो वॉर फ्रंट है मिडल ईस्ट का, वो फिर से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। अभी रिसेंटली इसराइल ने ईरान पर 300 मिसाइल अटैक्स किए हैं, जिनमें से मोस्टली उसने ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि F-35 एयरक्राफ्ट्स को यूज़ करते हुए किए हैं। ईरानियन ऑफिशियल्स और ईरानियन जो मिलिट्री पर्सनस हैं उनकी, और न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनकी बड़ी तादाद में किलिंग की है। तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये सारी ऑनगोइंग सिचुएशन जो है ये एक बड़ी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पूरी दुनिया को धकेल सकती है, और क्या इसके पेश नज़र पूरी दुनिया में जो ग्रुपिंग्स है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो इसी के लिए हम राय लेते हैं अपने एनालिस्ट एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट वाजिद अली से। अस्सलाम वालेकुम वाजिद अली। वालेकुम अस्सलाम जी, आपके व्यूवर्स को भी सलाम। तो वाजिद अली, ये जो रिसेंट अटैक हुआ है जिसमें इसराइल ने बड़े एक एग्रेसिव मूवमेंट्स किए हैं, तो क्या ये उसने यूनिलैटरली किए हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई किसी ना किसी तरह की अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट जरूर रही है? देखें जी, अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट के बगैर तो इजराइल बिल्कुल भी ये नहीं कर सकता था जो उसने किया है, क्योंकि इसकी एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है। वो बहुत देर से जो नेतन्याहू है वो ये चाह भी रहा था कि किसी न किसी तरीके से कोई इस तरह का मैं सिनेरियो क्रिएट करूं जिसमें अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ जाए, ठीक है। पहले उसने इससे पहले भी एस्केलेट करने की कोशिश की, और आपने देखा होगा कि इनकी जो ईरानियन लीडरशिप है, पहले भी उनको कत्लेआम किया गया। इनके जो जनरल सुलेमानी थे उनको कत्ल किया गया। फिर उसके बाद इनके 2 पासदारान इनकलाब के बड़े अहम जर्नैल थे जो कि सीरिया के अंदर उनको मारा गया। फिर उसमें जी कुछ एनालिस्ट तो ये भी कहते हैं कि जो इनके ईरानियन प्रेसिडेंट थे ना, उनको भी बेसिकली कत्ल किया गया था। वो इजराइलियन इसका जो उनकी मुसाद है उसका शिकार हुए हैं। जो उनके साथ उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर से, वो भी। और इसी तरह से उसके बाद भी फिर देखें आप, उससे पहले जो मोहसिन फ़खरज़ादे थे, इनके जो वो थे जौहरी साइंसदान थे, ये एक लंबी हिस्ट्री है। मतलब इसको एस्केलेट करने की तरफ हर दफ़ा ले जाता है नेतन्याहू, लेकिन वो हो नहीं पाता, ठीक है। तो इस दफ़ा उन्होंने ये जो कुछ भी किया है,
ये बेसिकली इस तरह से आप नहीं कह सकते कि इसको ये उसने अचानक उठे और उन्होंने रात को ये कर दिया। इसकी एक बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग चल रही होगी बहुत देर से। और आप एक चीज़ को नोट करें कि ये इंटायरली कोई उनका इस तरह का ऑपरेशन नहीं था कि जिसमें उन्होंने बाहर से मिसाइल या कोई इस तरह से अपने एयरक्राफ्ट यूज़ किए। वो कवर्ड ऑपरेशन भी साथ चल रहा था, यानी उनकी प्रॉक्सीज ईरान के अंदर मौजूद हैं। इवन ईरान के अंदर ऐसी जगह, ऐसी पॉकेट्स मौजूद हैं जहां से जो इनकी मोसाद है वो ऑपरेट करती है, और या इनके ऐसे स्लीपर सेल्स हैं ईरान के अंदर मौजूद हैं जो वहां से ऑपरेट करते हैं। इवन जब वो आपने देखा होगा कि देखें, जब हमास के जो लीडर थे इस्माइल हानिया, जब वो तेहरान में मौजूद थे, हालांकि वो बहुत बहुत सिक्योर एरिया में थे, तो क्योंकि उनके प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के लिए आए हुए थे, तो वहां पे उनको टारगेट करना, वो भी उनकी जो इनसाइड प्रॉक्सीज थी ना मोसाद की, वर्किंग इनसाइड ईरान, तो उनका निशाना बने। तो इस चीज़ को समझना होगा कि देखें, अब जंगों की नवीयत बदल गई है, ठीक है। आपने थोड़े से दिन पहले ये चीज़ यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट में भी देखी होगी कि यूक्रेन ने किस तरह से अंदर इन्फिल्ट्रेट करने के बाद बहुत दूर अंदर जाके जो उनके बेसिस को निशाना बनाया। तो इस तरह से जो इजराइल है ना, क्योंकि वो बहुत आसानी से इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाता है जो ईरान है, तो ईरान को ये अपने गिरबान में भी देखना होगा। क्योंकि देखें, असल चीज़ पता क्या होती है, जो दुश्मन है वो तो दुश्मन है, वो तो कार्रवाई करेगा, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे गद्दार मौजूद हैं। तो अब देखा जाए तो उनकी सारी जो बड़ी लीडरशिप है इसमें वो उड़ा दी। हालांकि क्लेम ये किया जा रहा है कि उनकी जो हमने जौहरी सलाहियत है उसको नुकसान पहुंचाया है, जबकि आईएईए के मुताबिक जौहरी सलाहियत को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन मुझे ये अभी अभी भी फिर भी ये चीज़ ये लग रही है कि अभी इसको आई वॉश किया जा रहा है, इस चीज़ को भी। ये बेसिकली जो ऑपरेशन था, ये हो सकता है कि उनकी जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाने के बारे में हो ही ना, ये उनकी जो बड़ी लीडरशिप है उसको मारने के लिए ही सारा प्लान किया गया। इवन उनके जो आर्मी चीफ, जो मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी थे, वो भी इसमें शहीद हुए। फिर उनके जो हुसैन सलामी थे, जो पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ थे, वो शहीद होते हैं। फिर उनके जौहरी साइंसदान फिरदौस अब्बासी हैं उसमें, उनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं इसके अंदर। इनको तो जो इवन गुलाम अली हैं उनके, तो ये वो लोग हैं जो जिनके बारे में तो किसी को इंटेलिजेंस ही नहीं होती कि ये लोग कहाँ रह रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इनकी मूवमेंट क्या है। ये बहुत सिक्योर लोग होते हैं, यानी इनके ऊपर आप बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का खर्चा होता है। तो इस तरह के लोगों की मूवमेंट को तो इतनी आसानी से उनको रात को चुन चुन के सबको एक ही रात में मार देना, तो इसका ये मतलब है कि ये अंदर से ईरानियन जो सिक्योरिटी है वो कंप्रोमाइज्ड है। उसके ऊपर ईरान को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, जैसे वाजिद ने बताया कि इतना बड़ा अटैक, इतना एक कोऑपरेटिव अटैक वो इसराइल अकेला तो नहीं कर सकता, वो भी अपने बॉर्डर से कोसों मील दूर। और इसमें ये इंटेलिजेंट रिपोर्ट्स भी हैं कि उसने बराह रास्त अमेरिकन बेसिस यूज़ किए, रिफ्यूलिंग के लिए भी और बाकी पर्पजेज़ के लिए भी। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रम्प अब रिसेंटली जो बयान दे रहे थे, उसमें उन्होंने साफ साफ कोड वर्ड्स में बताया था। एक तो पहले उनसे पूछा कि क्या आप इसराइल को डिफेंड करेंगे अगर ईरान हमला करता। डोनाल्ड ट्रम्प ने साफ साफ ये बात दोहराई थी कि हम हर तरह से इसराइल को प्रोटेक्ट करेंगे, उसका डिफेंस करेंगे। और उन्होंने कोड वर्ड्स में ये बात भी बताई थी कि जब नेक्स्ट टाइम ईरान और यूएस की न्यूक्लियर टॉक्स होंगी तो यहाँ पर इतने ज़्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। तो वाजिद साहब, ये जो इस अटैक के फ़ौरन बाद इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरान ने 100 से ज़्यादा ड्रोन्स जो हैं वो इसराइल की तरफ फायर किए। तो ये एक इनिशियल अटैक था, और इसके बाद क्या ईरान इससे बड़ा कोई अटैक इसराइल की तरफ लॉन्च करने के लिए सोच रहा है या फ्यूचर में करेगा? देखें जी, एक तो आपने जो भी बात की ना डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में, तो मैं ये बता दूं कि देखें, ये इंतहाई अफसोसनाक होती है ये चीज़ कि अगर दुनिया का इतने बड़े मुल्क का, मतलब एक सुपर पावर है, उसका एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट इस तरह की बात करे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से कुछ भी बैद नहीं है, वो अपने लोगों के बारे में इस तरह की बातें करते हैं, इवन अपनी जो पब्लिक है उसके बारे में इस तरह की बातें करते हैं जिनके वोट से वो सदर बने। तो ये बहुत ही स्टूपिड किस्म की वैसे स्टेटमेंट है कि आप कुछ लोगों की, यानी कि उनके मरने के बारे में इस तरह से बात कर रहे हैं कि फलां 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 शख्स नहीं होगा या कुछ लोग कम हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। खैर, इससे आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ईरान आगे रिटेलिएट करेगा? जी बिल्कुल करेगा, ईरान डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। जो ये 100 ड्रोन्स आप बता रहे हैं ना, इसकी ईरान की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल। तो ईरान इस चीज़ को अभी कंफर्म भी नहीं कर रहा कि उन्होंने कोई ड्रोन अटैक किया है। ये बहुत सारा प्रोपेगेंडा होता है। देखें, जो जब कोई ऑनगोइंग सिचुएशन होती है ना वॉर की, उसमें बहुत सारा प्रोपेगेंडा चल रहा होता है, बहुत फेक न्यूज़ होती हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभी कर भी इजरायली जो मीडिया वही क्लेम कर रहा है। तो इसराइली मीडिया का कोई इतनी क्रेडिबिलिटी भी नहीं है, ना उसको कोई इतना देखता है, ठीक है।
जो अभी नेक्स्ट अटैक जो ईरान कर सकता है ना, जो उसके पास ऑप्शन हैं, वो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनको वो यूज़ कर सकता है। उसमें शॉर्ट रेंज भी हैं, उसमें मीडियम रेंज भी हैं, उसमें 1000 किलोमीटर की रेंज के भी हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स उनके पास, और 2000 किलोमीटर की रेंज के भी हैं। लेकिन देखना अब ये है कि क्या ईरान इस सिचुएशन को एस्केलेट करता है। अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ करता है तो डेफिनेटली फिर ये सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगी। तो और ईरान किन किन मुल्कों की एयर स्पेस को वायलेट करके आखिर इसराइल तक पहुंचेंगे ना उसके मिसाइल्स, तो क्या वो जो मुल्क दरमियान में पड़ते हैं जिस तरह से जॉर्डन है या इराक है, वो अपनी एयर स्पेस उसको यूज़ करने देंगे? और क्या वो जब उनकी एयर स्पेस वायलेट होगी तो क्या वो उसके मिसाइल्स को वहीं पे निशाना नहीं बनाएंगे? क्योंकि देखें, आप एक चीज़ तो समझें कि इस पूरे के पूरे खित्ते के अंदर जो अमेरिकन प्रेजेंस है वो मौजूद है। मतलब आप देखें, उनके बेसिस कुवैत में मौजूद हैं, बहरीन में हैं, और इवन एरबिल में अभी तक उनके पास बेस है, इराक के अंदर, सीरिया में है। ठीक है, तो इस पूरे खित्ते के अंदर उनकी प्रेजेंस तो मौजूद है। लेकिन देखना ये है कि क्या ईरान इस सिचुएशन को अभी एस्केलेट करता है, या क्योंकि जिस तरह से सिचुएशंस डेवलप हो रही है उसके बारे में अभी जो अभी एक्सपर्ट्स हैं वो यही इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान किस हद तक जाता है। क्योंकि देखिए, इजराइल में तो उसने जो नेतन्याहू ने अपनी एक स्पीच की है जो अपनी पब्लिक को, उसमें इस चीज़ का खदशा उसने बताया है कि ईरान रिटेलिएट करेगा, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी करें, एक बड़ी जंग की यानी वो तैयारी। लेकिन ये मुझे उस सूरत में मैं देखता हूँ जब इसको नेतन्याहू के जितने भी जो कारनामे हैं, तो वो हर दफ़ा कुछ ना कुछ करने के बाद अपनी पब्लिक को इसी तरह से एड्रेस कर रहा था। देखिए, Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. देखिए इनके अंदर ना बहुत ममासलत है। आप एक चीज़ को देखेंगे, नेतन्याहू में और मोदी में बहुत ममासलत है, और दोनों के रजीम में, ठीक है ना, दोनों के एक्शंस में भी ममासलत है। तो ये किसी हद तक कहा जा सकता है कि ये दोनों बेसिकली रेशियल प्योरिटी पे बिलीव रखते हैं। दोनों की सोच, थिंकिंग, इनका थॉट प्रोसेस एक है। ठीक है, इंतहाई जालिम, इंतहाई फरेबज़दा, मकार, ठीक है ना, झूठ को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, तो यही आइडियोलॉजी इनकी मोदी की भी है और यही आइडियोलॉजी नेतन्याहू की भी है। ठीक है, हम सब लोगों को डिस्कस नहीं करते, लोग हर मुआशरे के अंदर अच्छे और बुरे भी होते हैं। मैं एक जो करंट सिटिंग रजीम है ना, मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ। तो ये एक जो उस दिन राठी साहब ने कंपेयर किया था ना इनको कि जी इंडियंस जो रजीम बैठा है, मोदी को उससे, नेतन्याहू से उसको कंपेयर करना चाहिए था, जो कि परफेक्ट मैच भी बनता है। अच्छा, ये तो हो गया कि जी अब वो ईरान एस्केलेट करता है, कहाँ तक जाता है, तो वो सिचुएशन अभी स्टिल टू बी ऑब्जर्व। ठीक है, क्योंकि देखें, ईरान हमेशा रिएक्ट नहीं करता। एक चीज़ आप समझें, ईरान की जितनी भी चीज़ मैंने अभी तक ऑब्जर्व की है, वो रिएक्ट नहीं करता, वो रिस्पॉन्स देता है। कई दफ़ा वो 10 दिन भी लगा देता है उस चीज़ में, मतलब इससे भी ज़्यादा दिन लगा सकता है। और ये टॉक्स क्योंकि अभी चल रही हैं स्टिल, टॉक्स के दरमियान में ये चीज़ हो रही है, तो ये एक सूरत में अगर देखा जाए तो ये उस सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट है उसके मुंह पर भी उसने तमाचा मारा है। जो ये टॉक्स अभी चल रही है ना, बेसिकली जो मीडिएटेड बाय यूएस हैं, ये टॉक्स जिसका अगला राउंड अभी मस्कत में होना है, तो ये यूएस की यानी कि मीडिएटेड टॉक्स हैं। तो उन टॉक्स के दौरान अगर कोई दूसरा फ्रीक उसके ऊपर अटैक कर दे जिसके साथ नेगोशिएशन हो रही है, और किनको मारा जा रहा है, उसमें वो बंदा भी शामिल है जो उनका मेन नेगोशिएटर है, यानी दूसरी साइड से बैठ रहा है। ठीक है, जिसने नेगोशिएशन करनी है। तो इसका मतलब है, आप ये समझें कि एजेंडा बहुत वाइडर है कि उसको, इन टॉक्स को बेसिकली डिसरप्ट किया जाए। और जो इसमें जो यूएन की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना उसके ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर, जिसको फ्रांस और सऊदी अरेबिया को चेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली उसकी भी डिसरप्शन है। मतलब उसके होने से पहले कुछ इतना बड़ा कर दो ताकि वो भी इफेक्ट हो जाए। ठीक है, उसमें भी कोई कंक्रीट कोई कंक्लूजन ना उसका निकल सके। तो ये सोचा समझा मंसूबा है नेतन्याहू का। ठीक है जी। तो वाली साहब, यूएन का जो चार्टर है आर्टिकल 51, उसके मुताबिक ईरान इस चीज़ का हक रखता है कि वो एक जो टेरिटोरियल उसकी इंटीग्रिटी के खिलाफ इसराइल ने उसको काम किया, उसके खिलाफ जवाब देने का पूरा हक रखता है। और उनके सुप्रीम लीडर का भी जो भी आयतुल्लाह अली खामनेई का बयान है कि दे विल रिटेलिएट। सो इस सिचुएशन को हम देख रहे हैं। तो लेकिन वाली साहब, इसके बारे में बताएं कि इससे पूरी दुनिया में एक अनरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। मिडल ईस्ट जो जहाँ से मेन जो ऑयल की सारी ट्रेड होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ऑलरेडी 7% तो ऑयल की प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। तो इसके बारे में बताएं कि इससे पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है उसके ऊपर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा, पूरी दुनिया की जो ट्रेड है ऑयल की, उससे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा?
देखें जी, इसको ना मोटा मोटा हम इस तरह से डिफाइन कर लेते हैं, दो चीज़ें लाइन अप कर लेते हैं। इससे पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो तो डेफिनेटली इफेक्ट होगी, तो बल्कि पूरी दुनिया की ही इकोनॉमी इससे इफेक्ट होगी, क्योंकि देखें ऑयल का जो 20% ऑफ द ऑयल है ना, ग्लोबल ऑयल ट्रेड जो है वो आबनाए हुर्मुज के थ्रू होती है। अब आबनाए हुर्मुज के ऊपर ईरान है, ठीक है। अब ईरान अगर रिटेलिएट करता है या ईरान आबनाए हुर्मुज को ही बंद कर देता है या एक बड़ी जंग वहां पे शुरू हो जाती है, जिसमें आप समझे कि बॉर्डर टू बॉर्डर अगर कोई इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो उसमें आबनाए हुर्मुज वैसे ही बंद कर दी जाएगी। अगर आबनाए हुर्मुज बंद होती है तो वहां से ऑयल की जो ट्रेड है वो डिले हो जाएगी, रुक जाएगी, जिसकी वजह से ऑयल प्राइसेस और जो है ना इसमें इंक्रीज हो जाएंगी, जिसका हमारी जो बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी है ना, इसके ऊपर बहुत ही बुरा असर ये पड़ने वाला है कि देखें आपकी एनर्जी प्राइसेस एकदम शूट कर जाएंगी, क्योंकि आपकी तो हमारी तो जो एनर्जी है, जो बिजली है, वही ऑयल से बनती है। तो और वैसे भी देखें पाकिस्तान के पास बहुत लिमिटेड स्टोरेज होती है ऑयल की, बहुत सारे दिनों का ऑयल नहीं होता। और देखें पाकिस्तान की इकोनॉमी तो पहले से ही स्ट्रगलिंग इकोनॉमी है ना, तो उसका उसके ऊपर तो बहुत ही नेगेटिव जो इसका इम्पैक्ट जाएगा इस जंग का। और वैसे भी पाकिस्तान इस क्योंकि बिल्कुल ही जियोपॉलिटिकल लोकेशन ऐसी है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है, तो इसका ये मतलब होगा कि जंग बिल्कुल हमारे दरवाजे के ऊपर आ जाएगी। और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो ऑलरेडी इस सारे वाक़े के बाद 1.57% जो है वो नीचे आ गई है। तो ये उस चीज़ को इंडिकेट करता है कि अगर आने वाले दिनों में ये अगर लंबा खिंच जाता है ये कॉन्फ्लिक्ट, तो फिर आपकी जो इकोनॉमी है इसके ऊपर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इसका। ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ जाएं तो उसकी वो हर चीज़ को अफेक्ट करती हैं, तो ये उसकी मेन रीज़न है। और वैसे भी देखें अगर ऑयल प्रोड्यूस करने वाले मुल्कों में ईरान चौथे नंबर पे है, और लेकिन देखें कुछ पाबंदियों की वजह से ईरान डायरेक्टली सेल नहीं कर सकता, बट फिर भी जो क्रूड ऑयल वगैरह है वो इधर कतर को और बाकी मुल्कों को दे के आगे उसको सेल तो करता है ना। तो इस वजह से देखें ऑयल प्राइसेस का बढ़ना तो बिल्कुल तय है, ये तो सामने नजर आ रहा है। और क्या क्या होना है ये भी चीज़ें अनफोल्ड होने वाली हैं। जैसे कि रशिया और चाइना है, उसने इस अटैक को ईरान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी वॉयलेशन करार दिया, और उसने कहा कि जो ईरान की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो वाजिद साहब, इससे आप क्या मतलब अखज़ करते हैं कि क्या वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईरान को सपोर्ट करेंगे द वे यूएस इज सपोर्टिंग इसराइल? देखिए जी, इनडायरेक्टली सपोर्ट तो ऑलरेडी चल रही होती है, लेकिन डायरेक्ट सपोर्ट मुझे कहीं नज़र नहीं आती कि रशिया या चाइना कोई डायरेक्टली एक एक्टिव रोल उसमें जंग में शामिल हो जाएं, क्योंकि वो दोनों की जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो इस तरह की हैं कि बोथ साइड शुड रेस्ट्रेन, तो दोनों साइड को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। तो देखें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी तो उनकी ब्रीच हुई है, उनकी जो सोवरेनिटी है वो ब्रीच हुई है ईरान की, लेकिन रशिया या चाइना उनको अभी तक ये नहीं कह रहे कि जो ईरान है वो रिटेलिएट करने का हक महफूज रखता है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं अभी तक कहा। तो इस पूरी अगर जंग के अंदर अगर रशिया या चाइना ने इन्वॉल्व होना भी है तो ये वो स्टेज नहीं है अभी, ठीक है। हाँ, इससे आगे कोई ऐसी स्टेज डेवलप होती है तो वहां पे वो उनका अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अभी तय है, वो चीज़ बाद में होनी है, अभी उसने अनफोल्ड होना है। लेकिन अभी फिलहाल इस स्टेज के ऊपर मैं कहीं पे चाइना या रशिया की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं देख रहा। इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो हर वक्त ही हो रही होती है। देखें अब जिस तरह से यूएस है वो कह रहा है कि जी हमारा इस पूरे अटैक में कुछ लेना देना नहीं है, तो देखें वो सबको पता है कि इनडायरेक्टली उनकी इंटेलिजेंस के बगैर, उनके एसेट को इस्तेमाल किए बगैर, ठीक है, तो ये इजराइल सोच भी नहीं सकता इतनी दूर अपने बॉर्डर से आके अटैक करने का। तो इसी तरह से अगर चाइना या रशिया इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे होंगे वो डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन डायरेक्ट अभी इन्वॉल्वमेंट अभी फिलहाल इस स्टेज के ऊपर अगले को 10 दिन में, 15 दिन में या 1 महीने में वो फिलहाल नजर नहीं आ रही। हाँ, बाद में वो किसी मरहले पे हो जाए तो वो अभी कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में। वाजिद साहब, जैसे कि 2022 में जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने ईरान के इस सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को ओपनली सपोर्ट किया। My dear brother President, Pakistan stands by our brothers and sisters in Iran to promote peace, and we fully support Iran's right to have peaceful nuclear program. तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान ईरान को डिप्लोमेटिकली या स्ट्रेटेजिकली इस सारी सिचुएशन में बैक करेगा, जिस तरह ईरान ने भी पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ बैक किया था? तो आप क्या सोचते हैं? देखें जी, ये तो 2022 क्या, अभी ये वेरी रिसेंट जो इनका विजिट हुआ है ना शहबाज शरीफ, तो वो अभी भी पाकिस्तान तो उस विजिट के अंदर भी पाकिस्तान ने सपोर्ट किया उनको कि देखें अगर इजराइल के पास ये हक है कि वो जौहरी हथियार बनाए,
तो ईरान के पास भी ये हक महफूज है, ईरान भी ये हक रखता है कि वो जौहरी हथियार बनाए, जैसा कि बाकी कोई भी सॉवरन मुल्क बना सकता है वो हथियार, तो ईरान के पास भी ये राइट है। और पाकिस्तान इसको हमेशा से कहता भी आया है और पाकिस्तान इस चीज़ को मानता भी है और इसकी हर किस्म की सपोर्ट भी करता है। पाकिस्तान की देखें जो खारजा पॉलिसी है वो भी इस चीज़ की तरफ इंडिकेट करती है कि ईरान को पाकिस्तान हमेशा इस बारे में सपोर्ट भी करता है कि ईरान का अपना जौहरी हथियार बनाने का हक है उसके पास, वो बना भी सकता है। लेकिन अभी इस वक्त जो अगर ये सिचुएशन एस्केलेट करती है तो फिर पाकिस्तान किस साइड पे खड़ा होता है, पाकिस्तान के लिए अभी बहुत सारी चीज़ें अभी तय करना बाकी होती हैं। जब कोई भी ऑनगोइंग सिचुएशन होती है तो उसको बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, वो देखते हैं कि अभी सिचुएशन किधर जा रही है तो उसमें किस साइड पे खड़े होना है। तो मोस्ट लाइकली वो ईरान के साथ ही खड़े होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट वो फिर भी जो सिचुएशन जब एस्केलेट करती है ना तो उस वक्त उन्होंने डिसाइड करना होता है कि किसने किस जगह पे खड़े होना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब रशिया और चाइना इसमें इन्वॉल्व होंगे, अगर ये एस्केलेट करती है तो फिर पाकिस्तान भी इसमें किसी न किसी जगह पे इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जैसे वारिस साहब ने इसको कंपेयर किया था कि जो नज़ाटी साहब हैं उसको मोदी और नेतन्याहू इन दोनों को आपस में कंपेयर करना चाहिए था, बजाय मोदी की हिंदुत्व और नाजिस्ट आइडियोलॉजी को पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस के साथ कंपेयर करने के। जिस तरह से पहलगाम अटैक हुआ था और मोदी उसका कोई प्रूफ प्रोवाइड नहीं कर पाया था, इसी तरह नेतन्याहू भी इसका कोई प्रूफ तो एज सच कोई प्रोवाइड नहीं कर पाया कि ईरान ने इतना यूरेनियम को इनरिच कर लिया कि वो 15 न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने की पावर रखता है। तो आपके उस नैरेटिव से तो ये साफ साबित होता है कि दोनों एक ही आइडियोलॉजी पे चलते हैं। और जैसा कि वारिस साहब ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है, असल में ये वॉर जो है ये इमर्ज कर रही है। तो आप क्या सोचते हैं कि ये उसी वॉर का एक और पहलू है जो कि एक नए तरीके से इमर्ज कर रहा है? देखिए जी, ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ बहुत ही भयानक है ये। मतलब इसके अभी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो सामने आने हैं। इवन जो अमेरिका के अंदर हो रहा है ना, ये भी मैं आपको बता दूं कि जो ये सिविल वॉर की तरफ जा रहा है ना जो अमेरिका, ये भी ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ की ही सारा शाखसाना है। अब इसका एक फ्रंट जैसे हमने कहा था यूक्रेन में है, एक फ्रंट मिडल ईस्ट में है, एक फ्रंट उसका पाकिस्तान इंडिया है, एक फ्रंट उसका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और चाइना है। तो इस तरह से ये जो मिडल ईस्ट का फ्रंट है ना, इसके ऊपर तो ये चीज़ें बहुत देर से ये ऑलरेडी पक रही थी ना। ठीक है, देखें ईरान के साथ इसराइल का कोई ये चपकलश अभी तो शुरू नहीं हुई। अब इसराइल जो जिस किस्म के वो क्लेम कर रहा है ना, ये उसी किस्म के क्लेम है जो जब इन्होंने इराक पे अटैक किया था तो उस वक्त कहे थे कि जी उसके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। लेकिन वो बाद में क्या निकला, उसमें से कुछ भी नहीं निकला। और इन्होंने खुद माना, टोनी ब्लेयर ने खुद माना कि वो हमारा फेक नैरेटिव था। ठीक है, इसी तरह से अब नेतन्याहू जो अपना उसको अपनी पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं उसमें वो 9 कह रहे हैं। In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. उसमें 9 कहा जा रहा है। ठीक है जी, और किसी और जगह पे कहते हैं तो वहां पे 15 कहा जा रहा है। इनको अभी तक ये इस चीज के ऊपर भी मुतफिक नहीं हो पा रहा है। इनके पास ये इंटेलिजेंस, मतलब इतनी इस तरह की इंटेलिजेंस के बारे में ये हमसे बात कर रहे हैं कि कहीं पे वो 9 कह देते हैं, कहीं पे 15 कह देते हैं कि ये वो एटम बम बना लेता ईरान। और हमने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की हैं। अब ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स जो है ना, ये फिनोमेना भी इन्होंने ही क्रिएट किया है। सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया है। ये इजराइल ने पहली दफ़ा नहीं किया ईरान के ऊपर। इससे पहले वो ये लीबिया में कर चुका है, इससे पहले वो इराक में कर चुका है सद्दाम हुसैन के एरा में। ठीक है जी, फिर उससे पहले ये सीरिया के अंदर कर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें ये करते रहते हैं। और फिर अब ईरान के साथ जो किया है, तो देखिए ईरान को आप एक चीज़ को तो समझना होगा, ईरान के पास बहुत अच्छी एयरफोर्स नहीं है। ठीक है, कोई इफेक्टिव बहुत अच्छी कोई इंप्रेसिव एयरफोर्स नहीं है ईरान के पास। उनके जो एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत पुराने वाले हैं, तो हाँ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। बट उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। अब वो इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को कहाँ तक यूज करते हैं, इसको कितना एस्केलेट करते हैं, ये देखना होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें कुछ दिनों के अंदर अनफोल्ड होती नजर आएगी कि ईरान आगे इसका रिस्पॉन्स किस किस्म का देता है। देखिए एक चीज़ फ़र्क को आप ये भी समझें कि जो ये प्रॉक्सी वॉर थी ना, उसमें भी बहुत हद तक इन्होंने ईरान को तनहा कर दिया है, जिसमें हिजबुल्ला बहुत इफेक्ट हुई है। ठीक है, हमास बहुत इफेक्ट हुई है। इवन हूथीज जो हैं वो उनकी भी उस तरह की अब कैपेबिलिटीज़ नहीं है। वो कर तो रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन उनकी वो वाली कैपेबिलिटीज़ अभी भी नहीं है। तो इस तरह से ईरान बेसिकली इन अपनी जो प्रॉक्सीज थी ना, इनके ज़रिए भी तो एक उसको स्ट्रेंथ मिलती थी। तो उसकी स्ट्रेंथ में, ईरान की स्ट्रेंथ में ये कमी आई है। तो अब ईरान एक अकेला है, तनहा है। उसको पता है अरब में से फिलहाल कोई भी कंट्री उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो ईरान ने जो कुछ भी करना है ना, वो उसने अकेले तने तनहा करना है।
तो अब इसमें हम देखते हैं कि उसको कहाँ तक लेके जाता है। पहले तो यूरोपियन कंट्रीज के जो आम लोग थे वो बहुत ज़्यादा पैलेस्टाइन के इशू को रेज कर रहे थे। आपने देखा होगा कि यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे स्टूडेंट्स कैसे निकल रहे थे पैलेस्टीनियन कॉज के लिए, हालांकि पकड़ दकड़ भी हो रही थी और वो काफ़ी ब्रूटल फोर्स यूज़ कर रहे थे उनके खिलाफ, लेकिन वो स्टूडेंट्स फिर भी इससे बाज नहीं आए और निकले। तो ये तो हम एक लोकल एक पीपल लेवल पे देख रहे थे, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन इसके खिलाफ खड़ा होने लग गया, जो इसराइल गजा पे ब्रूटलिटी कर रहा है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो सऊदी अरेबिया है उसके बारे में आता था कि अब्राहमिक रिकॉर्ड्स में एक ढके छुपे एक पसे पर्दा रह के सऊदी अरेबिया ने इसको एक्सेप्ट कर लिया इसराइल को। लेकिन अब जैसे सऊदी अरेबिया फ्रांस के साथ मिलकर न्यूयॉर्क में एक पैलेस्टाइन के लिए कॉन्फ्रेंस अरेंज कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरोपियन कंट्रीज है वो पैलेस्टाइन को एक्सेप्ट कर सकें एज अ स्टेट, ताकि एम्बेसडर्स उनके उन कंट्रीज में जा सकें ना पैलेस्टाइन के। और इस अटैक के बाद सऊदी अरेबिया ने इसराइल के अटैक को ही कंडेम किया। तो आप क्या सऊदी अरेबिया की इस पॉलिसी शिफ्ट को किस तरह से देखते हैं? देखें जी, जो स्ट्रीट प्रेशर होता है ना, वो सबको फील होता है। वो जितने भी रजीम बैठे होते हैं ना, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं ना, वो कहाँ से ड्राइव करती हैं ये जो पावर है, वो स्ट्रीट पावर से आती है ना, वोट के ज़रिए। और इवन जहाँ पे किंगडमशिप्स भी होती हैं वहाँ पे भी जो स्ट्रीट का प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है कि कहीं अपराइजिंग ही ना हो जाए। अब सऊदी अरेबिया को भी वो प्रेशर फील हो रहा है क्योंकि अब ये जंग काफ़ी लंबी खिंच गई है, तो उसमें सऊदी अरेबिया को भी एक प्रेशर महसूस हो रहा है। इसी तरह से ईयू के अंदर भी उस प्रेशर के तहत ही उनके जो गवर्नमेंट्स हैं वो फिर अब एक्ट कर रही हैं कि जो ये यूएन की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ना न्यूयॉर्क में पैलेस्टीनियन कॉज के ऊपर, ये हो रही है 17 से 20 जून तक ये होगी। इसको को चेयर कर रहे हैं फ्रांस और सऊदी अरेबिया। तो इसमें मोस्ट लाइकली सारा ही यूरोप इसमें बैठा होगा, सारे, और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होंगे जो इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको पैलेस्टीन को एक्सेप्ट करेंगे एज ए स्टेट। और यानी कि ये हो ही इस चीज़ के ऊपर रही है कि 2 स्टेट सोल्यूशन दिया जाए, जो बेसिकली 2 स्टेट सोल्यूशन तो एक वो सोल्यूशन है जो हम भी मानते हैं, पाकिस्तान भी जिसमें मानता है कि 1967 के जो बॉर्डर्स हैं ना, उसके मुताबिक 2 स्टेट सोल्यूशन इसका निकाला जाए हल, पैलेस्टाइन और इसराइल का। तो अब ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये इंटरेस्टिंग होगी कि इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। जो इनकी ईरान और इसराइल की जो टॉक्स हो रही हैं उससे एक दिन पहले इतना बड़ा अटैक कर देना, और फिर जो ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है यूएन की जो कॉन्फ्रेंस है उससे कोई 4-5 दिन पहले इतना बड़ा अटैक करना, तो ये नज़र आ रहा है कि कोई ताकत ऐसी है जो इस सारी चीज़ को डिसरप्ट करना चाह रही है, जो चाह रही है कि ये ना होए। और इससे पहले भी नेतन्याहू का तो ये देखे ना, जब भी ये टॉक शुरू होती हैं तो वो किसी न किसी तरीके से कहीं ना कहीं से कोई बहाना निकाल के कुछ ऐसी कार्रवाई कर देते हैं जिससे वो टॉक्स फिर पसे पर्दा चली जाती हैं ताकि वो और लंबी खिंच जाए जंग। तो उसमें उसको नेतन्याहू का क्या फ़ायदा है जंग लंबी खींचने में? देखें, आपको एक चीज़ का पता होगा, अपने मुल्क के अंदर वो करप्शन पे अक्यूज्ड है, ठीक है। अगर ये जंग खत्म हो जाती है तो वो रेलेवेंट ही नहीं रहता, उसको स्टेप डाउन करना पड़ेगा, वहां इलेक्शन होंगे, कोई और बंदा बैठेगा, खिलाफ राइट्स निकलते हैं, लोग उनसे एग्जैक्टली मैं भी यही कह रहा हूँ। तो उसको अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए इस जंग को लंबा खींचना है, ठीक है। वो इसको और फ्यूल करता जा रहा है, जंग को बढ़ाई जा रहा है, और उसमें बेशक कोई सिविलियन इनोसेंट मर जाए या उसको इससे कोई कुछ लेना देना नहीं है। और वैसे भी जो ये इजराइलियन रजीम है, ये वैसे ही इजराइल इज अपार्थाइड जो स्टेट है, तो उनको कोई इन चीज़ों का को बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं होता इन चीज़ों का कि दूसरों के साथ क्या नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको सिर्फ अपने हद तक होता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में वो अपनी पब्लिक को भी बेशक उनकी नुकसान पहुंच जाए, तो फिर भी नेतन्याहू का जो मकसद है ना वो पूरा होना चाहिए कि ये जंग लंबी खींचे और उसका इक़्तिदार चलता जाए, ठीक है। तो वारिस साहब, वो तो साफ जाहिर है कि जो नेतन्याहू है वो सिर्फ इसको अपने पॉलिटिकल पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए यूज़ कर रहा है इस सारी सिचुएशन को। लेकिन आप इसके बारे में क्या देखते हैं कि क्या आपको सिर्फ कोइंसिडेंस लगता है कि एक महीने पहले पाकिस्तान पे एक कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है, और इसके बारे में तो कुछ लीक रिपोर्ट्स भी हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए है, वो अगर पाकिस्तान थोड़ा बहुत भी कोलैप्स करता तो वो इराक वाली साइड से पाकिस्तान पर अटैक करता है ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर दांत हैं उनको ख़त्म किया जाए। तो एक महीने पहले पाकिस्तान पे वो अटैक इतना कोऑर्डिनेटेड होता है, उसके एक महीने बाद वो जो दूसरी सेकंड इस खिते में जो मिलिट्री माइट, जो इस्लामिक मिलिट्री माइट है ईरान, उसके ऊपर ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होता है। तो आप इन दोनों को सिर्फ एक महज कोइंसिडेंस ही समझ रहे हैं? नहीं, कोइंसिडेंस नहीं होता ये सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं। मैंने आपको पहले ये बताया कि जब ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ एक जंग ऑलरेडी चल रही है, जो लोग कह रहे हैं ना थर्ड वर्ल्ड वॉर आनी है, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो रही है, उसके बहुत सारे थिएटर तो खुले हुए हैं और जंग हो भी रही है।
ठीक है, लोग भी मर रहे हैं, तो और थर्ड वर्ल्ड वॉर किस तरह से होगी? मतलब ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटने को ही थर्ड वर्ल्ड वॉर कहेंगे आप? नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर तो ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। अब कल की आप देख लें, जो तुलसी गैबर्ड है, ठीक है, अब डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है वो, ठीक है, एक ऑफिशियल है, उनकी एक वीडियो में देख रहा था कि उन्होंने हिरोशिमा का पूरा एक वो जो बैकग्राउंड लगा के वो वीडियो मतलब की हुई है, जिसमें वो कह रही है कि एक और न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। तो अब तुलसी गैबर्ड को इतना लाइट ना लें, मतलब देखें डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है, तो इस तरह से इसका मतलब है ये चीजें पहले से प्लान में है। इंडिया को ये टारगेट मिला था क्या पाकिस्तान को फिक्स करे, लेकिन पाकिस्तान ने उसको फिक्स कर दिया, ठीक है। अब इजराइल को ये टारगेट मिला हुआ है कि आपने ईरान को फिक्स करना है, ठीक है जी। इसी तरह से यूक्रेन को ये टारगेट मिला था कि आपने रशिया को फिक्स करना है, अब रशिया ने उसको फिक्स कर दिया। वो तो कोई अब मैच ही नहीं देखते बनता हाँ रशिया। नहीं, मैच बनता है, उसकी वजह के पीछे नेटो है, आप ये समझें। यूक्रेन को अकेला यूक्रेन रशिया को फिक्स नहीं कर सकता, बट उसके पीछे नेटो मौजूद है। आप देखें ना, इतने कोऑर्डिनेटेड अगर अटैक वो कर रहा है उसके हाँ, अंदर जा जाके, recent- तो वो उनकी इंटेल के बगैर तो नहीं हो रहे। ये सारा का सारा पैटर्न आपको सेम मिलता जुलता नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से इन्होंने अब किया है इसराइल ने इसके ऊपर। तो इसका ये मतलब है कि इनको ये अपनी अपनी जगह पे ये थिएटर ऑलरेडी चल रहे हैं जंग के, और इन तमाम मुल्कों में जो ग्लोबल नॉर्थ की जो वो है ना ताकतें हैं, उन्होंने टारगेट दिया हुआ है इनको। तो इसी तरह से नेतन्याहू के पास ये टारगेट है कि आपने ईरान को फिक्स करना, वो किसी भी तरह से उसको ट्विस्ट करें आप। इंडिया को पाकिस्तान का टारगेट मिला हुआ है, यूक्रेन में नेटो की सपोर्ट के साथ उसको रशिया का टारगेट मिला था। तो अब देखते हैं ये आगे अनफोल्ड हो रही है ये चीज़, तो ईरान किस तरह से इसके ऊपर जो है ना रिस्पॉन्स करता है। तो व्यूअर्स, डिस्कशन से तो ये आपने देख ही लिया हुआ कि वर्ल्ड किस तरफ जा रही है। एक तरफ जो मुस्लिम की लाइव्स हैं वो बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रही हैं इंटरनेशनल मीडिया और जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनके लिए। दूसरी तरफ अगर कोई 7 अक्टूबर की तरह छोटा मोटा बेचारा रिटेलिएटरी एक स्ट्राइक करता है तो उसको कितना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। और सिर्फ ये ईरान तक महदूद नहीं रहेगा। बेसिकली जिस तरह से पाकिस्तान का जो ये न्यूक्लियर बॉम्ब है, वेस्ट को तो एक आंख भी नहीं बाता, इसको वो इस्लामिक बॉम्ब जैसे नामों से पुकारते हैं। तो ईरान तो एक बहाना है और उसमें पाकिस्तान निशाना है, क्योंकि जो रियल मिलिट्री माइट है इस सारे एरिया में। तो उसके अलावा पाकिस्तान के बाद कौन सा मुल्क रह जाएगा पीछे? अगर पाकिस्तान ईरान निशाना बनता है, पाकिस्तान निशाना बनता है, उसके बाद तो एक थोड़ा बहुत तुर्की रह जाएगा, जो वो तो वैसे ही नेटो मेंबर है ना। तो वैसे भी उसकी ड्रोन टेक्नोलॉजी है और अच्छी एक मिलिट्री माइट है, लेकिन वो इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। तो व्यूअर्स, ये सब एक छोटा सा पार्ट ही था ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का। और देखते हैं कि पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन में जैसे ये वॉर प्रोसीड करती है किस साइड पर खड़ा होता है और इस तरह से इस चीज़ को देखता है। तो ये वैसी ऑनगोइंग सिचुएशन है और मूवमेंट्स में न्यूज़ चेंज हो रही है, एक नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही है। तो हम अगली वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एपिसोड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। आपका सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।